गुड आफ्टरनून दोस्तों आज एक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर से पहले हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों के स्टैटिक जीके में पॉइंट है दोस्तों जीएसटी। ठीक है दोस्तों, आखिर देखते हैं कि जीएसटी दोस्तों है क्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला वर्ल्ड का प्रथम देश। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश। विश्व का प्रथम देश कौन है दोस्तों? फ्रांस। कौन है दोस्तों? फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश जो होता है वह फ्रांस है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी। ठीक है दोस्तों, जीएसटी पूछेगा कि कौन सा बिल नंबर था, तो याद रखिएगा 10122। ठीक है दोस्तों, बिल नंबर 122वां बिल था। कौन सा दोस्तों? 122वां बिल था। कौन सा? 122वां बिल था। और पूछे दोस्तों कि ठीक है, पूछे कि किस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो आर्टिकल 279A। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 279A जोड़ा गया। 279A बिल 122 था। और संविधान संशोधन पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? 151 संविधान संशोधधन था। ठीक है दोस्तों, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला वर्ल्ड का पूरे विश्व का प्रथम देश हुआ था फ्रांस। ठीक है दोस्तों, भारत 161वां कंट्री है लागू करने वाला। जीएसटी कौन सा बिल था? 122। ठीक है दोस्तों, कौन सी बिल नंबर था? 122 बिल नंबर था। ठीक है दोस्तों, 122 बिल नंबर था। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 279। संविधान संशोधन कौन था? 151 संविधान संशोधन था जीएसटी का। अगर दोस्तों आपसे पूछे, ठीक है दोस्तों, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला भारत का प्रथम स्टेट कौन बना था, तो आसाम। क्या दोस्तों? आसाम। ठीक है दोस्तों, क्या लागू करने वाला प्रथम स्टेट कौन बना था? आसाम। लागू करने वाला प्रथम स्टेट जीएसटी को आसाम बना था। लागू करने वाला याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो यह इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या दोस्तों? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। विश्व में लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस हुआ था। 101वां संविधान संशोधन था। बिल नंबर 122वां था। आर्टिकल 279A जोड़ा गया। आसाम लागू करने वाला प्रथम स्टेट बना। अगर दोस्तों जीएसटी के बारे में पूछे कि जीएसटी किस समिति के कहने पे बनी थी, ठीक है दोस्तों, पूछे कि जीएसटी किस समिति के कहने पे बनी थी, तो केलकर समिति के कहने पे बनी थी। केलकर समिति। क्या दोस्तों? केलकर समिति के कहने पर बनी थी। केलकर समिति के कहने पर। ठीक है दोस्तों, केलकर समिति के कहने पर। ठीक है दोस्तों, केलकर समिति के कहने पर, ये याद रखिएगा दोस्तों, केलकर समिति के कहने पर जीएसटी का निर्माण हुआ। क्या दोस्तों? जीएसटी का निर्माण हुआ केलकर समिति के कहने पर। ठीक है दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश हुआ फ्रांस। ठीक है दोस्तों, इंडिया में लागू हुआ, लागू करने के लिए संविधान संशोधन हुआ 101। बिल नंबर कौन था? 122वां। आर्टिकल कौन जोड़ा गया? 279A। लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना दोस्तों? आसाम। जीएसटी एक प्रकार का कौन सा टैक्स है, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पूछेगा कि जीएसटी की बैठक को हेड कौन करता है? जीएसटी की बैठक को हेड कौन करता है? यह हेड। तो याद रखिएगा दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर। हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा दोस्तों, कौन हमेशा हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीएसटी को हमेशा हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए दोस्तों, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन पूछा गया है किस समिति के कहने पे आई थी? केलकर समिति पे, ये भी पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 279 है, ये भी पूछा गया है। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था, ये भी पूछा गया है।
पूछा गया कि बिल नंबर कौन सा था, तो 122वां बिल नंबर था। ये भी पूछा गया है। पूछा गया कि विश्व में लागू करने वाला प्रथम देश कौन था, तो दोस्तों तो फ्रांस था। ये भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और भारत में लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो दोस्तों आसाम था। तो स्टैटिक जीके में आज के हम लोगों का पॉइंट क्या था दोस्तों, जीएसटी, ठीक है दोस्तों। तो जीएसटी से दोस्तों ये रहे हमारे जीएसटी से जो होता है रिलेटेड फैक्ट्स, और जो होता है उन लोगों के रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन पूछे जा सकते थे एग्जाम में। इससे ज्यादा जो होता है जीएसटी से कुछ भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों। गुड एंड सर्विस टैक्स केलकर समिति के कहने पर यह आई थी। इनडायरेक्ट टैक्स है, आसाम फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको ऐड करता है, ठीक है दोस्तों। ये रहा। आइए हम देखते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की न्यूज की तरफ। हंसा एनजी दोस्तों, हंसा एनजी क्या है, तो दोस्तों ये सबसे पहले याद रखिएगा कि हंसा एनजी एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है। हम लोगों ने कल की क्लास में वायु प्रशिक्षक विमान गलती से हमने लिख दिया था, यह एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है। क्या दोस्तों, उड़ान प्रशिक्षक विमान है। हंसा क्या है दोस्तों, हंसा एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है। क्या है दोस्तों, एक हंसा पूछे कि हंसा क्या है, तो एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है, ठीक है। और पूछे कि किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय, अगर पूछे कि किसने लॉन्च किया दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि हंसा किसने लॉन्च किया है, CSIR ने। याद रखिएगा दोस्तों, हंसा किसने लॉन्च किया है, CSIR। हंसा क्या है, एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है, ठीक है दोस्तों। हंसा क्या है, एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है, ठीक है दोस्तों। जो जो होता है कि जो वायु विमान उड़ते हैं उनको जो होता है शिक्षक करने की एक प्रक्रिया है हंसा, ठीक है दोस्तों। अगर हंसा में पूछे कि एनजी क्या है, NG, तो याद रखिएगा दोस्तों न्यू जनरेशन, ठीक है दोस्तों। एनजी की फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हंसा में एनजी का मतलब क्या है, न्यू जनरेशन। देखिए दोस्तों, इस समय जो होता है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब वो केवल फैक्ट्स ही नहीं पूछ रहे हैं, वो सब पूछ देगा हंसा में एन का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। न्यू जी का मतलब क्या है, तो जनरेशन, ठीक है दोस्तों। हंसा क्या है, उड़ान प्रशिक्षक विमान है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, CSIR द्वारा। एनजी की मतलब न्यू जनरेशन, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग की रही करंट अफेयर्स की पहली न्यूज। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरी न्यूज, जो कि वन लाइनर है कि अमेजन संभव पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, किसे मिला है 2022 का। अगर पूछे दोस्तों अमेजन संभव पुरस्कार किसे मिला है, याद रखिएगा दोस्तों किसे मिला है दोस्तों, तो सुभाष ओला को। सुभाष ओला, ठीक है दोस्तों, सुभाष ओला को मिला है, ठीक है दोस्तों, सुभाष ओला को मिला है। ये सिर्फ वन लाइनर है कि अमेजन संभव पुरस्कार किसे मिला है, तो सुभाष ओला को। अगर आपसे पूछे इससे रिलेटेड अमेजन फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिएगा ब्राजील, ठीक है दोस्तों, ब्राजील में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, याद रखिएगा दोस्तों। अमेजन फॉरेस्ट को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या दोस्तों, अमेजन फॉरेस्ट को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यह कहाँ पाया जाता है, ब्राजील के जंगलों में, ब्राजील में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे घनघोर फॉरेस्ट है, क्या दोस्तों, अमेजन फॉरेस्ट। यहीं पे एनाकोंडा वनाकोंडा सांप के मिलने की जो होता है कि प्रोबेबिलिटी दोस्तों अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। हम लोग की दूसरी न्यूज क्या थी कि अमेजन संभव पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो सुभाष ओला को मिला। अगर आपसे पूछे कि अमेजन फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्राजील में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है।
पृथ्वी का क्या उससे फेफड़ा बोला जाता है, किसे? अमेजन फॉरेस्ट को। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग अगली न्यूज पे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 न्यूज में है, क्योंकि इसकी जो बैठक होने वाली है, बैठक बैठक कहाँ होने वाली है 2022 वाली, ठीक है दोस्तों, डेवोस में। क्या दोस्तों? डेवोस में, याद रखिएगा इसकी बैठक कहाँ होने वाली है, डेवोस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। भारत की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कौन भाग लेगा? भारत की तरफ से कौन भाग लेगा दोस्तों? पीयूष गोयल जी भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक डेवोस स्विट्जरलैंड में होने वाली है। भारत की तरफ से भाग लेंगे पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1971 में। क्या दोस्तों? इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 दोस्तों की बैठक डेवोस में होने वाली है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। कब दोस्तों? 1971 में हुई थी दोस्तों। अगर पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की बैठक कहाँ होने वाली है? देवोस में। इसकी बैठक यहीं पर होती है हमेशा। भारत की तरफ से भाग लेने वाले कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। कौन दोस्तों? पीयूष गोयल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेब्लिश कब हुआ था? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। बैठक कहाँ होने वाली है? यही इंपॉर्टेंट है। 2022 की बैठक देवोस में होने वाली है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने भाग लिया है। इस्टेब्लिशमेंट 1971, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है नेचफू सुरंग। क्या दोस्तों? न्यूज में नेचफू सुरंग है, नेचफू सुरंग। क्या दोस्तों? न्यूज में दोस्तों जो इस समय नेचफू सुरंग इस समय न्यूज में। क्या दोस्तों? नेचफू सुरंग इस समय न्यूज में। सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, बीआरओ द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बीआरओ द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कहां बनाया जा रहा है? कहां? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है नेचफू सुरंग को। कहां बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आ गया है तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले सूर्य यही निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में ही। सेला सुरंग। ठीक है दोस्तों, सेला सुरंग बन रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सेला सुरंग द्वारा, बीआरओ द्वारा ही बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ही परशुराम कुंड है। क्या दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ही परशुराम कुंड है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत के भाग को, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, जो डिवाइड करती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। अगर दोस्तों तिब्बत, अगर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत ना दिया हो तो चाइना और भारत दिया रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और जो होता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वह मैकमोहन है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सेला सुरंग, परशुराम कुंड,
फिर सबसे भारत का पूर्वी राज्य है, और नेचपू सुरंग भी वहीं पे बन रहा है, ये भी बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी की पहाड़ियां हैं। क्या दोस्तों, डाफला और मिसमी की पहाड़ियां हैं कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी की पहाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, नेचपू सुरंग कहाँ बन रहा है, बीआरओ में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बीआरओ द्वारा बनाया। कहाँ बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे सबसे पहले सूर्य यही निकलता है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सेला सुरंग जो होता है बीआरओ द्वारा यहीं पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, परशुराम कुंड याद रखिएगा दोस्तों, परशुराम कुंड भी यहीं पे, कहाँ, यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि भारत अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को डिवाइड कौन करती है, तो मैकमोहन लाइन करती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग अपना अगले न्यूज पे चलते हैं कि विलियम ई कोलबी अवार्ड 2022 किसे मिला है। ठीक है दोस्तों, नेचपू सुरंग से दोस्तों ये रिलेटेड हो गया कि कहाँ बन रहा है, किसने बना रहा है, और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो होता है दोस्तों कुछ फैक्ट्स हो गए। अब दोस्तों विलियम ई कोलबी अवार्ड 2022 किसे मिला है। क्या दोस्तों न्यूज में है कि विलियम ई कोलबी अवार्ड 2022 दोस्तों किसे मिला है। ठीक है दोस्तों, विलियम ई कोलबी अवार्ड 2022 दोस्तों किसे मिला है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वेस्ली मॉर्गन को। क्या दोस्तों, वेस्ली मॉर्गन को मिला है। किसे मिला है दोस्तों, वेस्ली मॉर्गन को। ठीक है दोस्तों, विलियम ई कोलबी अवार्ड 2022 किसे मिला है दोस्तों, तो वेस्ली मॉर्गन को मिला है। कि इनकी जो होता है बुक है, ठीक है दोस्तों, इनकी बुक है, किस बुक के लिए, द हार्डेस्ट हार्डेस्ट क्या दोस्तों, द हार्डेस्ट प्लेस। इनकी बुक का नाम है, क्या है दोस्तों, द हार्डेस्ट प्लेस। ठीक है दोस्तों, ये है इनकी बुक का नाम, विलियम ई कोलबी अवार्ड। क्या है दोस्तों, विलियम ई कोलबी अवार्ड। ठीक है दोस्तों, वेस्ली मॉर्गन को मिला है इनकी बुक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। किसके लिए दोस्तों, द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोलबी अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, वेस्ली मॉर्गन को मिला है इनकी बुक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। वो सिर्फ दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं पूछेगा। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं कि चाइना। ठीक है दोस्तों, चाइना इस समय न्यूज में क्यों चल रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय चाइना जो होता है वह न्यूज में चल रहा है। कारण क्या है, तो आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो पृथ्वी की तरह, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की तरह योग्य रहने वाले, ठीक है दोस्तों, अधिकांश प्लेनेट का अध्ययन कर रहा है अंतरिक्ष में, तो वह चाइना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की तरह रहने वाले, ठीक है दोस्तों, मतलब पृथ्वी की तरह योग्य रहने वाले, जहां पे हम लोग रह सकते हैं, वह चाइना जो होता है वह अध्ययन कर रहा है। कौन दोस्तों, चाइना। चाइना क्या कर रहा है कि पृथ्वी की तरह योग्य रहने वाले जो होता है प्लेनेट का अध्ययन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चाइना। चाइना और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन दोस्तों मैकमोहन लाइन। ठीक है दोस्तों, चाइना ने 1962 में, ठीक है दोस्तों, इंडो चाइना वार में, इंडो चाइना वार में अक्साई चीन पे कब्जा किया। अक्साई चीन दोस्तों याद रखिएगा, अक्साई चीन अब ये भारत का हिस्सा था जिसपे इन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, कब्जा कर लिया अक्साई चीन पर इंडो चाइना वार के तहत 1962 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो होता है कि भारत और चाइना को जो ऊपरी भाग है, मतलब कि जो सबसे उत्तरी भाग है, वहां पे डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, LAC। ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों,
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि यह लाइन किसके किसके बीच है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इंडिया और चाइना के बीच है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। करंट में न्यूज क्या है दोस्तों चाइना को लेकर? चाइना जो है वो पृथ्वी की तरह समान रहने वाले योग्य जो होता है ना, वो बहुत सारे प्लेनेटों की अध्ययन कर रहा है। कौन? चाइना। 1962 ईस्वी में चाइना इंडो चाइना वार हुआ, अक्साई चीन पैसी की तरह कब्जा कर लिया। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है लाइन है किसके किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है दोस्तों, चाइना में टकला मकान का मरुस्थल है। चाइना की शोक पूछे तो हुआंगहो रिवर। ठीक है दोस्तों, हुआंगहो रिवर क्या है? चाइना का शोक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि जो एशिया की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्सिक यांग नदी। क्या दोस्तों वही अभी चाइना में है क्या? चाइना की और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्सिक यांग रिवर। ठीक है दोस्तों, यांगत्सिक यांग रिवर। ठीक है दोस्तों, यांगत्सिक यांग रिवर, यांगत्सिक यांग रिवर। ठीक है दोस्तों, एशिया की और चाइना की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, गंगा से भी लंबी, याद रखिएगा दोस्तों। एशिया की बात कर रहा हूं, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो नील नदी आ जाएगी, और बड़ी और गहराई में बात की जाए तो अमेजन रिवर आ जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, यांगत्सिक यांग नदी सिर्फ एशिया के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या हुआंगहो रिवर चाइना का शोक बोला जाता है? यांगत्सिक यांग नदी, चाइना से ही मैकांग नदी निकलती है। याद रखिएगा, चाइना से ही मैकांग रिवर निकलती है। क्या दोस्तों? चाइना से ही मैकांग रिवर निकलती है। याद रखिएगा, चाइना से ही कौन सी रिवर निकलती है? मैकांग रिवर निकलती है। ठीक है दोस्तों, चाइना, याद रखिएगा दोस्तों, चाइना। ठीक है दोस्तों, चाइना और सब, चाइना और किस देश के बीच अधिकतर विवाद चलते रहते हैं, मतलब बहुत सारे देशों के बीच तो चलते रहते हैं, परंतु इसका एक जो होता है कि वह खुद को जो होता है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को जो होता है, चाइना जो होता है अपना मानता है ताइवान को, परंतु चाइना और ताइवान इसे अपना नहीं मानता। इसी के कारण जो होता है इन दोनों के बीच अक्सर जो होता है वो विवाद चलता रहता है। कौन? चाइना और ताइवान। ठीक है दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी कहाँ कहाँ चलती है? तो चाइना और ताइवान में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा चाइना न्यूज में क्यों रहा, सबसे बड़ी बात जो होता है न्यूज में क्यों रहा, और चाइना से जो रिलेटेड जो होता है दोस्तों वो फैक्ट्स है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पे रही जो होता है कि करंट अफेयर्स की न्यूज। अगली न्यूज पे चलते हैं, सी स्पेस OTT। ठीक है दोस्तों, क्या? सी स्पेस OTT। क्या दोस्तों? सी स्पेस OTT। ठीक है दोस्तों, क्या? सी स्पेस OTT, सी स्पेस OTT। ठीक है दोस्तों, केरल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केरल। ठीक है दोस्तों, केरल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला द्वारा। अब पूछे कि यह क्या है सी स्पेस, तो यह दोस्तों OTT है। ठीक है दोस्तों, क्या है? OTT है। OTT NTPC CBT के एग्जाम में पूछा था कि OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, केरल ने अपना स्वयं का OTT, ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वहां की लोकल लैंग्वेज में अपनी OTT लॉन्च किया है। मतलब जितने भी मूवी रिलीज होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब OTT है, इनकी जो सारी मूवी या सीरियल्स जितने भी रिलीज हो रहे हैं वो वहां पे रिलीज होंगे, लेकिन उनकी भाषा में अर्थात लोकल लैंग्वेज में। क्या नाम है दोस्तों? सी स्पेस नाम है उसका। ठीक है दोस्तों, लोकल लैंग्वेज। अगर पूछे में केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मलयालम। क्या दोस्तों? मलयालम। क्या दोस्तों? मलयालम। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बोली जाती है? मलयालम। ठीक है दोस्तों, केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों? मलयालम। ठीक है दोस्तों, केरल। ठीक है दोस्तों, केरल क्या है दोस्तों? केरल। ठीक है दोस्तों, केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का स्टेट, मसालों का राज्य कहा जाता है। किसे? केरल को। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य। ठीक है दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहीं आया था। वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा यहीं पे आया था।
ठीक है दोस्तों, कहाँ, कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पूछेगा तो कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है दोस्तों, केरल। अगर पूछते कि केरल को तट को क्या बोला जाता है तो मालाबार कोस्ट बोला जाता है, अर्थात मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं दोस्तों, मालाबार तट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह वेस्टर्न घाट में आता है। ठीक है दोस्तों, वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। क्या दोस्तों, सह्याद्री भी बोला जाता है, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट में आता है, इसे सह्याद्री भी बोला जाता है। किसे, केरला को। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ये तो सभी को पता ही होगा। केरल की कैपिटल क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में कौन, वास्को डी गामा। मसालों का राज्य कहा जाता है केरल। सी स्पेस क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछेगा सी स्पेस क्या है तो ओटीटी है केरल के लिए। ठीक है दोस्तों, जो उसके लोकल लैंग्वेज में सारी मूवी सीरियल्स जितने भी हैं उसको प्रदान करेगा। सी स्पेस ओटीटी है जो कि मलयालम लैंग्वेज में होगी, वो ओवर द टॉप है। ठीक है दोस्तों, जो कि केरल में मान्यता मिली है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी। ठीक है दोस्तों, ये रही हम लोग की केरल से रिलेटेड जो होता है, क्या दोस्तों, केरल से रिलेटेड जो होता है वो दोस्तों करंट अफेयर्स की न्यूज। अब चलते हैं दोस्तों नंज नारायण झील। ठीक है दोस्तों, यह क्यों जो होता है न्यूज में है। देखिए दोस्तों, नंज नारायण झील। ठीक है दोस्तों, क्या, नंज नारायण झील जो होता है दोस्तों न्यूज में है, क्योंकि यह 17वीं, क्या दोस्तों, इंडिया की 17वीं बर्ड सेंचुरी बनी है। क्या दोस्तों, बर्ड सेंचुरी बनी है। क्या दोस्तों, इंडिया की 17वीं क्या बनी है दोस्तों, बर्ड सेंचुरी बनी है। कौन, नंज नारायण झील। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, पूछेगा कहाँ स्थित है दोस्तों तो तमिलनाडु में। क्या दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। क्या, तमिलनाडु में स्थित है। नंज नारायण झील 17वीं बर्ड सेंचुरी बनी है जो कि तमिलनाडु में दोस्तों जो होता है वह स्थित है। क्या दोस्तों, तमिलनाडु में जो होता है दोस्तों यह नंज नारायण झील जो होता है वह स्थित है। अगर पूछेगा कि जो होता है दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों क्या, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि तमिलनाडु में दोस्तों कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। नंज नारायण झील 17वीं बर्ड सेंचुरी बनी है, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। अगर पूछेगा तमिलनाडु में कहा तो डिंडुगुल में। क्या दोस्तों, डिंडुगुल में। डिंडुगुल में। क्या दोस्तों, डिंडुगुल। अगर पूछेगा कि डिंडुगुल क्यों प्रसिद्ध है तो डिंडुगुल जो होता है दोस्तों तालों के लिए प्रसिद्ध है। तालों के लिए, तालों के लिए। क्या दोस्तों, तालों के लिए। डिंडुगुल लॉक्स अर्थात डिंडुगुल तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डिंडुगुल तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या, डिंडुगुल तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में ही क्या दोस्तों डुगोंग फिश, अभी डुगोंग जो होता है वो काऊ की जो कैटेगरी का जो होता है डुगोंग फिश संरक्षण कहाँ बन रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में ही बन रहा है। याद रखिए तमिलनाडु में ही डुगोंग फिश संरक्षण बन रहा है। कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में। और पूछेगा कि डुगोंग किस कैटेगरी में आती है दोस्तों तो वो काऊ, COW, काऊ की कैटेगरी में आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर जो होता है कि दोस्तों अगर अगर आपसे ये पूछे कि जो होता है तमिलनाडु, जो ये तमिलनाडु है, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो तमिलनाडु है वह किस घाट का हिस्सा है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, दोस्तों ये ईस्टर्न घाट में आता है। क्या दोस्तों, यह पूर्वी घाट में आता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी लैंग्वेज मैंने बता दी है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा AP मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, नंज नारायण बर्ड सेंचुरी 17वीं बर्ड सेंचुरी घोषित की गई है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहा, डिंडुगुल में। डिंडुगुल
शेड्यूल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तालों के लिए। यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। क्या दोस्तों अगर पूछेगा शेड्यूल 8 में जो होता है कि लैंग्वेजों को रखा गया है, ठीक है दोस्तों, अनुसूची 8 में, तो क्या पूछेगा दोस्तों कि क्या यह जो होता है कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसमें यह है? तो जी हाँ दोस्तों, यह आती है। ठीक है दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य जो होता है वह आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। तमिल लैंग्वेज जो है दोस्तों, तमिल लैंग्वेज जो होता है ना कि भारत का संवैधानिक लैंग्वेज है, भारत का जो होता है, भारत का, ठीक है दोस्तों, शेड्यूल 8 में आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के शेड्यूल 8 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, 22 लैंग्वेज में ये भी आता है। क्या? ये भी आता है। कौन सा? तमिल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नंज नारायण झील 17वीं बर्ड सेंचुरी है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पूछ लेगा तो डिंडुगुल में। डिंडुगुल क्यों प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। लैंग्वेज कौन सी है तमिलनाडु में? तमिल। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत के शेड्यूल 8 में वर्णित है क्या? तमिल। याद रखिएगा दोस्तों, शेड्यूल 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। परंतु अगर पूछे कि जब संविधान बना था तो टोटल कितने लैंग्वेज थी? तो 14 ही थी। कौन सी कितने लैंग्वेज थी दोस्तों? संविधान बना था तो केवल 14 ही लैंग्वेज थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शेड्यूल 8 में इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं आरबीआई। ठीक है दोस्तों, आरबीआई न्यूज में क्यों है? ठीक है दोस्तों, आरबीआई जो होता है वो न्यूज में है क्योंकि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है ना चुने गए, कार्यकारी जो होता है अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, कौन है? सीती कांत पटनायक। क्या दोस्तों? सीतिकांत पटनायक। सीतिकांत पटनायक, एक सीतिकांत पटनायक है और एक राजीव रंजन है। क्या दोस्तों? एक सीतिकांत पटनायक है और एक राजीव रंजन है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? एक सीतिकांत पटनायक है और एक राजीव रंजन है। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीतिकांत पटनायक और राजीव रंजन जो होता है वह दोस्तों घोषित किए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा। आरबीआई, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935। क्या दोस्तों? 1 अप्रैल 1935। सर्वप्रथम हेड ओ स्मिथ। क्या दोस्तों? ओ स्मिथ। सर्वप्रथम हेड कौन थे? ओ स्मिथ थे। ठीक है दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछे दोस्तों कि एक्ट कब आया था तो 1934 ईस्वी में एक्ट आया था। अगर पूछे कि इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। सर्वप्रथम हेड ओ स्मिथ। अगर पूछे कि स्टेब्लिशमेंट के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था तो कोलकाता। क्या दोस्तों? स्टेब्लिशमेंट के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। वर्तमान में, प्रेजेंट में हेडक्वार्टर। क्या दोस्तों? प्रेजेंट में हेडक्वार्टर। क्या दोस्तों? प्रेजेंट में हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई। क्या दोस्तों? प्रेजेंट में हेडक्वार्टर पूछ ले तो क्या दोस्तों आप बताएंगे? मुंबई है। क्या दोस्तों आप बता देंगे कि मुंबई है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि किस कमीशन, ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि किस कमीशन के कहने पे आया था तो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे आया था। क्या दोस्तों? किस कमीशन, किस समिति के सुझाव पे आया था? किस समिति के सुझाव पे आया था तो हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है दोस्तों, क्या? हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पे आया था। याद रखिएगा दोस्तों, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। सर्वप्रथम हेड ओ स्मिथ। प्रेजेंट में हेडक्वार्टर कौन है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। समिति हिल्टन यंग समिति पर जब बना था तब हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। दोस्तों इस समय न्यूज में क्यों है? क्योंकि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए हैं सीतिकांत पटनायक और राजीव रंजन। कौन दोस्तों? सीतिकांत पटनायक और राजीव रंजन आरबीआई के जो होता है वह क्या हुए हैं दोस्तों? क्या हुए हैं दोस्तों? वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग श्रेष्ठ जी। क्या है दोस्तों? श्रेष्ठा जी जो होता है अभी न्यूज में है दोस्तों, क्या है?
सबसे पहली बात दोस्तों जो होता है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो श्रेष्ठा जी है, ठीक है दोस्तों, वह जो होता है कि कहाँ पर यह परियोजना शुरू की गई है, तो याद रखिएगा गुजरात में शुरू की गई है। ये तो आसान हुआ, कहाँ दोस्तों, गुजरात में। बस पूछेगा तो याद रखिएगा गुजरात की है, यह क्या है दोस्तों, गुजरात की है। परंतु एग्जामिनर है चालाक, आपसे पूछेगा वह कि यह ये जो अभी शुरू की गई है, इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने किसके साथ, ठीक, किसके साथ जो होता है क्या दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया है, किसके साथ दोस्तों जो होता है वह मिल के बना रहा है, वर्ल्ड बैंक, गुजरात और वर्ल्ड बैंक, क्या दोस्तों, गुजरात और वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों, गुजरात और वर्ल्ड बैंक से जो होता है, इसके लिए गुजरात ने वर्ल्ड बैंक से दोस्तों क्या है दोस्तों, इसके लिए गुजरात ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। आपसे यही पूछेगा कि इसके लिए गुजरात ने किसके साथ जो होता है पैचअप किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ, और क्या लोन लिया है, क्या लिया है, गुजरात ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, कितना दोस्तों, तो 350 मिलियन डॉलर, क्या दोस्तों, 350 मिलियन डॉलर का, याद रखिएगा कितने, 350 मिलियन डॉलर का दोस्तों जो होता है वह लोन लिया है, क्या दोस्तों, 350 मिलियन डॉलर का, यूएसए डॉलर का जो होता है वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है गुजरात ने। गुजरात दोस्तों, गुजरात सबसे 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 लंबी समुद्री तट रेखा है, किसकी, गुजरात की, सबसे लंबी स्टेट में, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, किसकी, गुजरात की, गुजरात, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में सर क्रीक है, सर क्रीक या सरसोता, ठीक है दोस्तों, यह भारत का सबसे, ठीक है दोस्तों, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, क्या, सर क्रीक या सरसोता इसे बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर स्टेट में पूछे कि, ठीक है दोस्तों, तो आप रखिएगा गुजरात, स्टेट में अगर पूछे कि भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे पश्चिमी स्टेट है, तो गुजरात, सर क्रीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सर क्रीक है। गुजरात के केवड़िया जिले में, ठीक है दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्या दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया जिले में, गुजरात के केवड़िया जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात के केवड़िया जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। यह किसकी प्रतिमा है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या बोला जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है, तो इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करा था, इसीलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो यह फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, यह भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, क्या दोस्तों, यह भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। और 1948 ईस्वी में जो हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो हुआ था, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों जो है दोस्तों वो पूछेगा और पूछा भी है कि अंतिम बार जो सोमनाथ टेम्पल है, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, उसको अंतिम बार किसने बनवाया था, मतलब आखिरी बार स्वतंत्रता के बाद किसने बनवाया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम बार उसका निर्माण कराया था, याद रखिएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, श्रेष्ठा जी कहाँ की योजना है, गुजरात की। इसके लिए गुजरात ने किससे लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से। किससे लोन लिया है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी है, गुजरात की। सबसे छोटी पूछ देगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, गोवा, याद रखिएगा। सबसे छोटी पूछेगा तो आप गोवा बताएंगे, अगर सबसे छोटी पूछा तुरंत आप गोवा मारिएगा, ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ दे तो सरक्रीक और सरसोता, यह गुजरात में ही मिलता है। केवड़िया जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं। और अंतिम रूप में, ठीक है, तो अंतिम रूप में, ठीक है दोस्तों, आजादी के बाद किसने निर्माण करवाया था, सोमनाथ टेम्पल का, ठीक है दोस्तों, सोमनाथ टेम्पल का सरदार वल्लभ भाई
पटेल ने ही निर्माण कराया था। किसका? सोमनाथ टेम्पल का। याद रखिएगा, सोमनाथ टेम्पल का अंतिम बार निर्माण कराने वाले कौन थे? ये हमारे लौह पुरुष बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन पोलो, ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी में हुआ था हैदराबाद का एकीकरण करने के लिए, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए, क्योंकि वहां के निजाम मान ही नहीं रहे थे। तो उनमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सबसे बड़ा हाथ किसका था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका दोस्तों सबसे बड़ा हाथ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछ ले कि किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है। कौन? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब सबसे रिलेटेड है। अगर पूछे कि किस कंपनी ने बनाया है, तो लार्सन एंड टूब्रो, LNT ने। याद रखिएगा, पूछेगा कि किस कंपनी ने बनाया है, तो LNT ने। ठीक है दोस्तों, किस नदी के पास है? नर्मदा नदी के पास है। कहाँ है? गुजरात में। तब बनाने पूछ रहे किस जिले में? केवड़िया में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये दोस्तों अब हम लोग की आखिरी न्यूज है फीफा। फीफा दोस्तों, फीफा न्यूज में फीफा 2022। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा फीफा 2022, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। इसकी शुरुआत नवंबर में होने वाली है। वह कहाँ होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, क्या कहाँ होगा दोस्तों? कतर। क्या दोस्तों? कतर। कतर में कहाँ दोस्तों? दोहा। कतर दोहा। याद रखिएगा, कहाँ होगा? कतर दोहा। ठीक है दोस्तों, ये जो इस समय न्यूज में क्यों है, अभी अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम मेंस वर्ल्ड कप में, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो होता है ना, 3 वुमेन रेफरी। ठीक है दोस्तों, क्या? 3 वुमेन रेफरी को चुना गया है। 3, याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार मेंस के फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है दोस्तों, वुमेन रेफरी को चुना गया, अर्थात महिला जो है इसमें जो होता है और रेफरी करते हुए नजर आएंगी। जो तो सीटी लेके विसल मार के फाउल बताती हैं, ऑफसाइड ऑफसाइड, कौन जो होता है। 3 महिलाओं को चुना गया है दोस्तों। क्या दोस्तों? 3 महिलाओं को चुना गया है। तो ये 3-4 स्टार मार लेना है। ऐसे ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट टाइम जो होता है ना, फर्स्ट टाइम मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो होता है ना, 3 वुमेन को चुना गया। ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हो रहा है, क्या दोस्तों? दोहा में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो होता है कि जो होता है कितनी महिलाओं को जो होता है और रेफरी के रूप में चुना गया है। तो आपको याद रखनी है, 3 वुमेन को रेफरी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो फुटबॉल है उसका क्या नाम है? अल रिहला फुटबॉल का नाम है। एडिडास का है। किसका है? एडिडास का है। अल रिहला फुटबॉल का नाम है। उद्घाटन किसने किया था इसका? लियो मेसी। कौन दोस्तों? लियो मेसी। क्या दोस्तों? लियो मेसी ने। क्या दोस्तों? लियो मेसी ने इसका उद्घाटन किया था। लियो मेसी कौन है? अर्जेंटीना के क्या दोस्तों? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। कंट्री किस कंट्री से? अर्जेंटीना के लिए। किस क्लब के लिए खेलते हैं? PSG के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा गोल्डन बार या सबसे ज्यादा ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा बैलन डियोर किसके पास है? बैलन डियोर सबसे ज्यादा किसके पास है? मेसी के पास। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबसे ज्यादा बैलन डियोर मेसी के पास है। लियो मेसी के पास सबसे ज्यादा बैलन डियोर है। ठीक है दोस्तों, लियो मेसी के पास सबसे ज्यादा बैलन डियोर है। कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? तो 7 हैं। अगर पूछे कि 2021 का बैलन डियोर किसे मिला है, तो मेसी को मिला है। किसे मिला है? मेसी को मिला है। 2021 का बैलन डियोर किसे मिला है दोस्तों? मेसी को मिला है। पूछे कि सबसे ज्यादा गोल्डन शूज किसके पास है? लियो मेसी के पास है। किसके पास है दोस्तों? लियो मेसी के पास है। बैलन डियोर सबसे ज्यादा किसके पास है? मेसी के पास है। 2021 वाला किसे मिला है? मेसी को मिला है। अगर पूछ दे कि 2020 वाला किसे मिला है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पे गेम खेलेगा। 2020 वाला किसी को नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2020 का बैलन डियोर किसी को भी नहीं मिला है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या? 2020 का बैलन डियोर किसी को भी नहीं मिला है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप में पहली बार किस महिलाओं को चुना गया है रेफरी के रूप में। कितनी महिलाएं हैं? तो 3 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोगों की दोस्तों
टोटल जो होता है कि करंट अफेयर्स न्यूज। ठीक है दोस्तों, आज की टोटल जो होता है कि हम लोगों की करंट अफेयर्स न्यूज विद स्टैटिक जीके के साथ दोस्तों हमने आप लोगों को यह क्लास कराई। अगर दोस्तों आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।